फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी सारी टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे जो गेस्ट है वो बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट है। एसपी खराड़ी, आपने नाम सुना होगा, मगर उनके बारे में बहुत कम जानकारी है लोगों को। और आज उन्हें स्पेशली इनवाइट करने का पर्पज ये है कि उनके जो रिकॉर्ड्स है, उनकी जो अचीवमेंट्स है, वो सारी फिटनेस एक्सरसाइज से रिलेटेड है। क्योंकि रिकॉर्ड कई तरीके के होते हैं, अलग अलग होते हैं, मतलब जिसमें नॉन फिजिकल रिकॉर्ड भी होते हैं या खाने पीने के होते हैं। मगर हमें प्राइमरीली आज मुझे इनकी जो पूरी अचीवमेंट्स है उसके लिए बहुत ही हाई रिगार्ड्स है। इनफैक्ट आई रिस्पेक्टिंग फॉर सर्टन एस्पेक्ट ऑफ हिज अचीवमेंट्स। तो मैंने ये सोचा है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन मिले। शायद कम लोगों को पता है कि हमारे देश में एक ऐसा आदमी मौजूद है जिनके खाते में, जिनकी क्रेडिट में सात, एक नहीं, अगर अगेन आई एम रिपीटिंग, 7 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो सारे के सारे मार्शल आर्ट्स या फिजिकल फिटनेस के जुड़े हुए हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति को मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। उनसे हम आज बात करेंगे, उनके अचीवमेंट्स क्या क्या है, उन्होंने कैसे तैयारी की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, हाउ ही हैज प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, ये सारा हम आज उनसे सुनने वाले हैं। मगर उससे पहले, इफ यू अलाउ मी अ बिट, आई विल जस्ट रीड आउट हिज अचीवमेंट्स। द लिस्ट इज क्वाइट लॉन्ग एंड आई एम श्योर कि मैं आपको सिर्फ कुछ मेजर अचीवमेंट्स आपको बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आप सभी लोगों को होगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन्होंने कैसे किए, क्या क्या किए। तो ये बताना चाहूंगा मैं पहले उनके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। इन्होंने 2010 में पहला रिकॉर्ड बनाया, मगर ध्यान से सुनिए वो रिकॉर्ड क्या है। नेलबेड नाम की एक चीज होती है जिसमें एक वुडन प्लैंक जाता है। बेड कहना है उसको, एक एक्चुअली जोक है, बिकॉज बेड आर कंफर्टेबल। उस पे ये लेटते हैं, उनके ऊपर दूसरा नेल बेड आता है, उस पे दूसरा एक इनका टीममेट लेटता है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ सैंडविच ऑफ ह्यूमंस एंड नेल बेड्स। तो इनकी लेयर होती है। तो इन्होंने 2010 में जो पहला रिकॉर्ड बनाया गिनीज रिकॉर्ड, वो इनकी 5 लेयर का था, जो ह्यूमन और नेल बेड का सैंडविच होता है वैसा। उसके बाद उन्होंने जो सेकंड, एक दो कदम आगे ले गए। अभी इनकी लेयर, रिकॉर्ड में लेयर थे टोटल 6 एंड मिस्टर विस्पी वाज एट द बॉटम ऑफ द एंटायर लेयर। और इनकी बॉडी पे लोड था 942 किलोग्राम, 942 किलोज वाज ऑन हिज बॉडी। फिर भी वो रुके नहीं। इनकी भूख रिकॉर्ड की बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है साथ में 70 रिकॉर्ड भी बना लेंगे आज नहीं तो कल। तो 2017 में इन्होंने 2 रिकॉर्ड बनाए। एक तो जो लेयर थे उन्होंने अभी 6 से 8 पे ले गए, नेलपेड और ह्यूमन सैंडविच के। अभी ये बॉटम लेयर में हमेशा होते हैं। इनके उस वक्त उनके बॉडी पे लोड था 1236 किलोग्राम, 1236 किलोग्राम, मतलब 1 टन से ज्यादा, तकरीबन 1.25 टन वजन। लेकिन 2017 में, 2017 में उन्होंने और एक जबरदस्त रिकॉर्ड बनवाया है। इनकी पेट पे वाटरमेलन काटे गए। वाटरमेलन काटने के लिए एक स्पेशल स्वॉर्ड, जिसे कटाना कहते हैं, जो जापानीज स्वॉर्ड है। आपने कई सारे मार्शल आर्ट्स मूवी देखी होगी, नाम सुना होगा। तो इट्स अ स्पेशल स्वॉर्ड विच इज यूज्ड इन मार्शल आर्ट्स इन जापान। बहुत फेमस होती है, हाई क्वालिटी होती है। तो ये स्वॉर्ड से इनकी पेट पे, स्टमक पे वाटरमेलन काटे गए। 1 मिनट में कितने काटे गए? तो इनके 49 वाटरमेलन इन 1 मिनट इनके पेट पे, जैसे जैसे इनका पेट यानी कटिंग बोर्ड हो, इस तरीके से इनके पेट पे काटे गए। दैट वाज अनदर रिकॉर्ड। फिर उन्होंने दूसरा एक 2018 में एक रिकॉर्ड बनाया उसी तरीके का, मगर यहाँ पे वो वाटरमेलन काटने के वक्त नेल बेड पे सोए हुए। तो नेल बेड मैंने आपको कहा कील लगा के वुडन प्लैंक पे बनाया जाता है। और इस वक्त उन्होंने 60 सेकंड में 37 लीटर वाटरमेलन इनके पेट पे काटे गए। 6 जो इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया दैट वाज इन 2019, जहाँ पे जो सैंडविच लेयर है ह्यूमन और नेल बेड के, वो 9 तक लेके गए। और तभी ये बॉटम लेयर में थे और इनके ऊपर टोटल लोड था 1400 किलोग्राम, 1400 किलोज, ऑलमोस्ट 1.5 टन। 7वां रिकॉर्ड इन्होंने बनाया, वो काफी इंटरेस्टिंग है, आपको आगे क्लिप दिखाई देगी वीडियो में। गर्दन के सहारे इन्होंने आयरन के रॉड बेंड किए। और कौन से रॉड? जिसे हम हिंदी में सलिया कहते हैं। कंस्ट्रक्शन में जो 12 mm डायमीटर की सलिया होती है, आयरन रॉड होते हैं 1 मीटर लंबाई के, ये इन्होंने गर्दन के बल पे बेंड करके रखे। और इनका कुछ 12-14 का टारगेट था, लेकिन इन्होंने 21 रॉड बेंड कर दी 1 मिनट के अंदर। इन्हें
2019 में एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इनसे सम्मानित किया गया। इनकी जो सोशल हार्मनी और डिफेंस में भी काफी बड़ा योगदान है। He has got a lot of social work to his credit। दूसरी बात एक बहुत मुझे इन पे फक्र नाज महसूस होता है, वो ये है कि आपको अमेरिका का अमेरिकाज गॉट टैलेंट नाम का एक सबसे पॉपुलर रियलिटी शो सुना होगा आपने, कई बार हम भी वो प्रोग्राम देख लेते हैं टीवी पे। इनमें इनवाइट किए जाने वाले पहले इंडियन है और इनका जो शो था वो उस सीजन का मोस्ट डेंजरस फीट में गिना गया था। आप अगर देखोगे वो आपको थोड़ी देर में वीडियो में दिखाई देगा, वो मेरे ख्याल से सबसे डेंजरस है। और कोई भी आदमी वो करने के वक्त आप देखने की दो बार सोचेगा, इतने डेंजरस है वो हम देख लें। दूसरी की मार्शल आर्ट्स में जो अचीवमेंट्स है वो भी थोड़ी कि कराटे में 4 डिग्री ब्लैक बेल्ट, 4 डिग्री ब्लैक बेल्ट है। पूरा नाम की एक मार्शल आर्ट्स है जिसके बारे में हमने बाद में थोड़ा ज्यादा बताएंगे। सेकंड नाम ब्लैक बेल्ट है। फर्स्ट नाम ब्लैक बेल्ट इन आइकी जुजुत्सु नाम की एक मार्शल आर्ट्स है, वो भी हमें थोड़ा बताएंगे उसके बारे में। He is also first time black belt in judo, first time black belt in kobudo और इजराइल की स्पेशल मार्शल आर्ट सर्विस है रेओमारा, उसमें सर्टिफाइड प्रोफेशनल है। किक बॉक्सिंग में ये माहिर है, इंस्ट्रक्टर है। पूरो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये जो एक संस्था है उनकी ये ट्रेजर है। इन्होंने कई सारे खेलों में जैसे जूडो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल में नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया है। ये औरतों के लिए फ्री सेल्फ डिफेंस कैंप चलाते हैं। गुजरात गवर्नमेंट के अंदर सुरक्षा सेतु नाम की एक स्कीम है जिसमें इनका औरतों को, लड़कियों को फ्री डिफेंस ट्रेनिंग दिया जाता है, वो आज भी उनका काम चल रहा है। अक्षय कुमार जी की जो विमेन्स डिफेंस एकेडमी है, इनके भी एक चलाते हैं, सूरत में इनकी क्लासेस होते हैं। पिछले 5 सालों से सूरत पुलिस को ट्रेन कर रहे हैं। कई सारे इनको देख के तो आपको पता चला रहेगा कि ही इज सो गुड लुकिंग एंड हैंडसम, तो इन्हें मॉडलिंग के लिए ना लेना ही एक सरप्राइज होता था। कई सारे टीवी कमर्शियल्स में इन्होंने काम किया है, फिर 2 मूवीज में भी इन्होंने काम किया है, ब्रदर्स और नाम शबाना, इनमें भी इनका काम है। कई सारे फाइट सीन इन्होंने कोरियोग्राफ किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आगे है, जब कोई फॉरेन डेलीगेट्स हमारे यहाँ पे आते हैं तो उनका वीवीआईपी प्रोटेक्शन होता है जिसमें ये मौजूद होते हैं। बिल गेट्स के प्रोटेक्शन इन्होंने की है और कुछ फेमस डीजे हैं जैसे डीजे टीएक्सओ है, डीजे स्वीडिश हाउस माफिया है, इनकी पर्सनल बॉडीगार्ड्स में इनका समावेश होता था। और हमारे इंडिया में आदित्य ठाकरे जी, अक्षय कुमार जी, इनकी इंटरनल जो बॉडीगार्ड की टीम होती है उनमें इनका समावेश होता है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे अभी बतानी है वो ये है कि कई बार हम स्पोर्ट्स या बाकी ऐसे रिकॉर्ड में देखते हैं कि लोग अपना पूरी जिंदगी उस पर लगा देते हैं और कई बार इसमें एजुकेशन सैक्रिफाइस किया जाता है या होता है। मगर आपके सामने जो अभी शख्स बैठे हैं, ही इज हाईली क्वालिफाइड। इन्होंने एमबीए गुजरात यूनिवर्सिटी से किया है और उसके बाद इन्होंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो भी आईआईएम बैंगलोर से। आईआईएम का नाम अब सब लोग जानते होंगे, काफी मशहूर इंस्टीट्यूट है पूरी इंडिया में। ये कोटक महिंद्रा ब्रांच के 10 साल ब्रांच मैनेजर रह चुके हैं। सो इमेजिन अ हाईली क्वालिफाइड जो आदमी है, सेकंडली ही हैज गॉट अ सेटल्ड करियर, मगर आज उन्होंने सारा छोड़ के ही इज अ फुल टाइम मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट एज वेल एज ट्यूटर। इनकी खुद की स्पार्टन नाम की मार्शल आर्ट्स की एकेडमी है और ये सूरत में, जो सूरत के इंडोर क्लब के बगल में एक एथलेटिका नाम की बहुत बेहतरीन जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वो ये चलाते हैं। उनके एथलेटिका में जिम जो है वो इतनी अच्छी है कि आपको मैं शायद बाद में उसके स्पेशल वीडियो दिखा दूंगा। वन ऑफ द बेस्ट सेटअप्स आई हैव सीन, और ये पर्सनली डिस्प्ले किया है और वहां पे भी मेरे कुछ क्लासेस हो चुके हैं। सो आपके सामने अभी जो शख्स बैठे हुए हैं, ही इज सो अकम्प्लिश्ड और इनकी अचीवमेंट्स काफी है। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विद द वीडियो, क्योंकि मैंने बातें बहुत की, मगर आप ये 2-4 मिनट की वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल की स्टंट या फिजिकल फीट्स ये करते हैं। चित्रक प्लीज रन द वीडियो।
ऑडियो चित्र ऑडियो हाँ ऑडियो प्लीज। Yeah, I think he's starting again. ओके नो प्रॉब्लम। सभी लोगों से मुझे रिक्वेस्ट है, ध्यान से वीडियो देख लीजिए। ऐसे स्टंट शायद आपने कभी देखे नहीं होंगे और आगे देखोगे भी नहीं, और आगे कभी देखोगे तो इन्हों के जरिए देखोगे, और कोई करने की तो मुझे लगता नहीं है कोशिश करेगा या डेयरिंग करेगा। सो Is that blood? कोई तो कहानी है जो वक्त को सुनानी है, जिंदा हूँ अभी, बाकी हूँ अभी, मेरी हर सांस में थोड़ी सी जिंदगी है अभी, जिंदा हूँ
थैंक यू चित्रक। सभी लोगों ने मुझे लगता है देखा ही होगा वीडियो, थोड़ा ऑडियो ये था बट इसमें देखने की चीज ज्यादा थी। तो किस तरीके से रिस्क है, प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, डोंट ट्राई दिस एट होम, वी हैव टू से दिस, क्योंकि इसके पीछे कई सालों की प्रैक्टिस मेहनत होती है, सेफ्टी भी ली जाती है। सो अभी हम पूछते हैं इसमें से कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप मार्शल आर्ट्स की तरफ कैसे मुड़े, व्हाट टुक यू टू द मार्शल आर्ट्स? ओके, बेसिकली मार्शल आर्ट्स पहले से ही मेरे ज़हन में मतलब ठोसा गया था, मैं ये वर्ड बोलूंगा। और वैसा भी नहीं है कि फोर्सफुली मेरे जहन में डाला गया था, बट मुझे इसके तरफ आकर्षित किया था मेरे डैडी ने, क्योंकि वो बचपन से मुझे वैसे ही मूवीज दिखाते थे, जैसे कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की मूवीज, कोनन द बारबेरियन, कोनन द डिस्ट्रॉयर, सिल्वेस्टर स्टैलोन के रॉकी सीरीज, वैन डैम की मूवीज, यू नो। मैं बहुत छोटी उम्र में था और पापा ने मुझे, डैडी ने मेरे, आई थिंक वो बैंगलोर ट्रेनिंग में गए थे और आर्नोल्ड की एनसाइक्लोपीडिया लाके मुझे दी थी। वो टाइम पे 750 रुपए की बुक आई थी वो टाइम से ये सब मैं पढ़ना मैंने चालू किया, और मुझे पहले से ये सब चीज में इंटरेस्ट आ ही रहा था। क्योंकि मेरे, एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं बोलूंगा कि मुझे बहुत अच्छे जीन्स मिले मेरे पेरेंट्स की तरफ से। सो अगर जीन्स ना हो तो ये सब नहीं हो सकता है। सो वो जीन्स है मेरे में स्पोर्ट्स के, क्योंकि मेरे पापा रेसलर रह चुके हैं, कुश्तीबाज थे। मेरी मॉम वॉलीबॉल प्लेयर थी, सो वो डेफिनेटली मेरे में उतरता है, डीएनए काउंट्स। और बचपन से मैं बहुत पतला, दुबला पतला था, तो पीपल यूज्ड टू टेल मी कि बहुत वीक है, बट मुझे पता था कि मैं वीक नहीं हूँ। सो ये बहुत सारों के लिए ये भी एक मैसेज है कि अगर आपको खुद पे भरोसा हो तो आप दुबले पतले हो या आप मोटे हो, क्या आप दूसरे क्या आपको बोल रहे हैं उस पर भरोसा मत करो। यू जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, और आप क्या करना चाहते हो उस पर फोकस रखो। तो दैट इज व्हाट आई डिड, मैंने वो ही किया। और मैंने ये भी सुना था वो टाइम पे कि सबसे कंप्लीट बॉडी बिल्डर ब्रूसली को बोला जाता था। ब्रूसली हैड ईच एंड एवरी मसल डेवलप्ड, उसका एक एक मसल डेवलप था, तो उसको कंप्लीट बॉडी बिल्डर बोला जाता था। तो मुझे वो बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि एक मार्शल आर्टिस्ट, इतना अच्छा मार्शल आर्टिस्ट और अच्छा बॉडी बिल्डर, उसका मसल इतने सारे ट्रेंड है, तो ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता था। और डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन अभी तो हम देख रहे हैं कि जो भी यूएफसी प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हैं, बट दे आर वेरी वेल टोन्ड, उनके मसल डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग, क्योंकि मार्शल आर्ट्स इट्स ऑल अबाउट मसल। सो बहुत सारे मिथ्स है कि आप मसल डेवलप करो तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, ये सब तो इट्स अ मिथ। ऐसा नहीं है, अगर रॉन्ग ट्रेनिंग करोगे तो ये सब होने वाला है, ट्रेनिंग करोगे तो ये सब नहीं होता है। सो ये सब चीज बहुत थी। आई एम ऑलवेज पेट्रियोटिक सिंस माई चाइल्डहुड। सो ये पेट्रियोटिक फीलिंग की वजह से मुझे ये डिफेंसिव आर्ट सीखने में बहुत मजा आता था, और उसके बारे में पढ़ना सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो ये भी एक अच्छा बहुत बड़ा पॉइंट था मेरे लिए कि ये सब सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू सर्व इनटू फोर्सेस। तो वो नहीं हो पाया, वो अलग बात है, बट आई ऑलवेज वांटेड to serve in forces, so इसलिए I was training for it. And yes, my parents have supported me a lot to train into whatever I felt right. जो भी मुझे अच्छा लगता था मार्शल आर्ट्स में, जो मैं अच्छा कर सकता था, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था और मैं कर रहा था। बहुत छोटी उम्र से, मैं 3rd स्टैंडर्ड में था और मैंने कराटे सीखना चालू किया था, एंड धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर मैंने जूडो सीखा, देन आई केम इनटू कांटेक्ट विद शिहान मेहुल वोरा, जो अभी बॉम्बे में है, and he is one of the best martial artists we can have in India as of now. Practically भी और knowledge wise तो उनको I think no one can beat him in knowledge as far as all martial arts are concerned. तो उनके पास मैं अभी सीख रहा हूँ बहुत सारी। आज कूडो है, कूडो फेडरेशन इंडिया में चलाते हैं, मिक्स मार्शल आर्ट, जापानीज मिक्स मार्शल आर्ट से कूडो, उसको हम स्प्रेड कर रहे हैं अक्रॉस द इंडिया, और फायदे मिल सके कूडो स्पोर्ट के हिसाब से, मिनिस्ट्री के हिसाब से, ये सब इसमें हम अभी फोकस कर रहे हैं। सो आई जस्ट वांटेड, जो हम बोलते हैं ना कि प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस,
अगर मैं सीख रहा हूँ, अगर मुझे इसमें कुछ फायदा लग रहा है और अगर इसको मैं आगे नहीं ले जा पाऊंगा तो उसका कोई फायदा नहीं। सो आई वांट के ईच एंड एवरी किड, एक भी बच्चा मार्शल आर्ट्स ना सीखे, ये मुझे पता नहीं, मेरे दिमाग में फिट नहीं होता है। हर एक बच्चे को ये सीखना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि कंपटीशन खेलो या बेल्ट्स की एग्जाम दो, नो। मैं बोलता हूँ सिर्फ ट्रेनिंग, और स्पेशली गर्ल्स के लिए तो ये कंपल्सरी होना चाहिए। इन सबको मार्शल आर्ट सीखना बहुत जरूरी है। और हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारे स्ट्रीट पे ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं बहुत बार, जिन्हें आप अपना बचाव नहीं कर सकते और किसी और का बचाव नहीं कर सकते हो, तो फिर फायदा नहीं है। वी हैव टू बी वेल ट्रेन्ड इन मार्शल आर्ट्स ओवरऑल। सो ये सब चीज मुझे बहुत मोटिवेट करती थी मार्शल आर्ट सीखने के लिए। ओके, दूसरी बात पूछना चाहूंगा कि जनरली लोगों को जो सुनने में आती है जूडो, कराटे, ये मार्शल आर्ट्स तो काफी फेमिलियर है, फेमस है, मगर यू हैव लर्न सम स्पेशल मार्शल आर्ट्स, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। दूसरा, ये कूडो या कोबुडो या आइकिडोजुत्सु, ये एक्चुअली क्या है और इनमें बाकी मार्शल आर्ट से फर्क क्या होता है? व्हाट्स द डिफरेंस? प्लीज एलाबोरेट। ओके सर, सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि हम मार्शल आर्ट सीखते क्यों हैं। और अगर ये समझ में आ गया तो कोई भी मार्शल आर्ट, कोई भी अलग अलग आर्ट सीख लो, वो सब स्पेशल है। सो मैं ये बोलूंगा कि मार्शल आर्ट्स एक यूनिवर्सिटी है और उसके अंदर सब कोर्सेज आते हैं, जैसे कि कूडो है, कराटे है, जूडो है, जुजुत्सु है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू नो। सो कोई भी मार्शल आर्ट्स पूरा ओवरऑल नहीं सीख सकता, पॉसिबल नहीं है कि ये एक जिंदगी में सीख पाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। बट वी कैन लर्न स्पेशल आर्ट्स। जैसे कि मैंने कराटे सीखा है, मैं 4 टाइम ब्लैक बेल्ट हूँ कराटे में, अभी भी सीख रहा हूँ, सो इट इज नॉट ओवर येट। मैं कूडो में ब्लैक बेल्ट हूँ। कूडो इज बेसिकली जापानीज मिक्स मार्शल आर्ट्स। ये लेटेस्ट इन्वेंशन है मार्शल आर्ट्स का, जो बेसिकली स्ट्रीट फाइटिंग सिखाता है। तो इट इज फुल कॉन्टेक्ट स्ट्रीट फाइटिंग। स्ट्रीट फाइटिंग क्यों? कि आप कभी भी, आपने कभी स्ट्रीट फाइट देखी हो या करी हो, मोस्टली धक्का मुक्की से चालू होता है और एंड होता है फ्लोर पे। धक्का मुक्की के बाद या कुछ भी करने के बाद नीचे गिर जाते हो, और वही जीतता है जिसको नीचे फाइट करना आता हो। तो नीचे फाइट करना जुजुत्सु में आता है। किसी को थ्रो मार के गिराना, या आपको कोई धक्का मारे गिरना भी आना चाहिए। अगर आप गिरना नहीं सीख पाओगे तो आप सर के बल गिरोगे, सर फट जाएगा, यू आर ओवर देन। तो वो जूडो में आता है। मुआई थाई एक आर्ट है बहुत अच्छा, जो स्पेशली पंच किक तो है ही उसमें, बट एल्बोज, नीज का बहुत अच्छा सिखाता है। सो ये बेसिकली कूडो में आता है। जो स्पेशल आर्ट्स है, जो हम लोग डिफेंस को मेजोरिटी हम सिखाते हैं, वो है क्राव मागा। क्राव मागा बेसिकली इजरायली डिफेंसिव आर्ट है, और ज्यादातर लोग इसको सीखते हैं सेल्फ डिफेंस के नाम से, पर वो पूरा कोर्स नहीं होता है। वो एक इंटरमीडिएट या बिगिनर कोर्स बोला जाता है, बट जो फुल कोर्स है क्राव मागा को, वो सिर्फ फोर्सेस को सिखाई जाती है, बिकॉज इट इज बेसिकली अनआर्म्ड कॉम्बैट एंड आर्म कॉम्बैट, इसमें दोनों चीज आती है। सो आई एम स्टिल लर्निंग, और मुझे लगता है कि मैं जितना भी सीख लूं, आई स्टिल नो अबाउट 1%। मुझे सिर्फ 1% ही अभी आता है, 99% सीखना भी बाकी है। तो लॉन्ग वे टू गो। इट्स अ बिग यूनिवर्स एंड दैट इज, और यही कारण से मैंने मेरी जो जॉब थी बैंक की, वो सब छोड़ा, और मुझे, मेरा दिमाग इसी में लग रहा था, इसी में मुझे मजा आता है, और मुझे सिखाने में मजा आता है। बेसिकली दिस आर्ट इज ऑल अबाउट टीचिंग, गिविंग। अगर किसी फॉर एग्जाम्पल मैं सेल्फ डिफेंस का क्लास ले रहा हूँ 100 लड़कियों का, और उसमें से एक लड़की का भी कहीं भी कुछ हेल्प मिल जाए, तो वो मुझे बहुत हैप्पीनेस देती है। दैट इज व्हाट आई लाइक। गुड, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये पूछना चाहूंगा कि हर किसी के दिमाग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने का ख्याल तो कभी आता नहीं। सो हाउ दैट थॉट क्रॉस्ड योर माइंड दैट यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेटिंग अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? ओके, बेसिकली गिनीज वर्ल्ड
रिकॉर्ड, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सबको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे स्टंट करना चाहिए, क्योंकि ये तो बेसिकली पागलपंती है अगर बोले जाए तो, जो स्टंट्स हम लोग करते हैं। बट यस, जैसे कि मैंने बोला कि मैं मार्शल आर्ट्स में आया, मैंने बहुत कुछ सीखा, मैं अभी सीख रहा हूँ और मुझे इसको और बढ़ाना है इंडिया में। जैसे कि मेरे जो हम लाइक माइंडेड लोग हैं, मेरे सर है मेहुल सर, वो सर, तो हमको और इसको प्रमोट करना है मार्शल आर्ट्स में, और इसको प्रमोट करने का बहुत अच्छा जरिया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्योंकि अगर हम अच्छे स्टंट्स कर पाएंगे, और टू बी वेरी बात अगर बोलूं तो ये स्टंट्स को मार्शल आर्ट्स से कोई लेना नहीं। ये स्टंट्स इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, न्यूट्रिशन, डाइट, वो अलग बात है। बट हाँ, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मैंने ऐसा स्टंट किया, तो जो भी मार्शल आर्ट में कर रहा हूँ उसको प्रमोट करने में मुझे हेल्प मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है मेरे लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड करना। दूसरा रीजन है कोई भी ऐसा एक रिस्की स्टंट को जज करने वाला कौन सबसे अच्छा है पूरी दुनिया, वो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनकी जो नीति है वो सबसे अच्छी है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की, और वो सब मानते हैं। और दैट इज अ मेजर रीजन कि क्यों मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ज्यादा से ज्यादा करना सिलेक्ट किया। यस, क्योंकि एक बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लो तो यू आर अप्रूव्ड, आप लोग को आपके ऊपर स्टैंप लग जाता है कि हाँ आपने बहुत अच्छा स्टंट किया, किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। एंड एवरीवन नोज अबाउट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। एंड थर्ड मेजर रीजन इज आई एम बेसिकली वेरी अपॉर्चुनिस्टिक। मैं कोई भी अच्छा काम मुझे लगे, इंस्टिंक्ट काम करे और मुझे लगे कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी है, तो मैं कर लेता हूँ। क्योंकि बेसिकली मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, और स्पोर्ट्समैन में सिखाया जाता है, स्पोर्ट्समैन को ये सिखाया जाता है कि अगर मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ और अगर मैं बॉल को लाती ना मारूं तो गेम जीतने का चांस ही नहीं है। सो वी हैव टू मूव आवर हैंड्स एंड लेग्स, हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई आई टुक अप दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई एम मूविंग फॉरवर्ड इन व्हाट आई लाइक। टेल अस मोर अबाउट योर प्रिपरेशन। आपने ये रिकॉर्ड्स की तैयारी कैसे की? आपका थोड़ा फिजिकल प्रिपरेशन, मेंटल फोकस, न्यूट्रिशन, ये सारे के बारे में थोड़ा जस्ट टेल अस हाउ द प्रिपरेशन वाज। ओके, प्रिपरेशन बेसिकली फर्स्ट आती है ट्रेनिंग। आप कितने सालों से एक पर्टिकुलर आर्ट में या बॉडी बिल्डिंग में आप ट्रेनिंग कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनिशियली अभी अभी चालू की है ट्रेनिंग, तो ये सब स्टंट्स कभी नहीं हो पाएगा। ओके, बेसिकली आपको बहुत सारा टोल लेना पड़ता है आपके शरीर पे, और ये ट्रेनिंग अगर होती है तभी ये पॉसिबल, नहीं पॉसिबल। सो फर्स्ट इज ट्रेनिंग, कंसिस्टेंट ट्रेनिंग। फिर आपको देखना नहीं है संडे है या चीट है या कोई त्योहार आ गया, आपको वो सब नहीं देखना है। यू हैव टू सेट अप अ गोल और उसके पीछे भागना है, और जी जान से भागना है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सो फर्स्ट थिंग कम्स इनटू माय माइंड व्हेन आई गो फॉर और प्लान फॉर अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इज प्रिपेयरिंग अ टीम। ये सब आप मुझे अभी दे रहे हो, बट आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी अगर आप सेम क्रेडिट मेरी पूरी टीम को दो, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते तो मैं ये रिकॉर्ड कर ही नहीं पाता। और टीम मतलब जो मेरे साथ नील बैट सैंडविच में है, वो सब मेरे साथ जो जिसने किया, जितने भी वॉलंटियर्स, फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स जो पूरे स्टंट में मुझे हेल्प की है, वो लोग। सो अगर ये टीम ना होती तो ये स्टंट्स पॉसिबल नहीं है। ये नेल बेड वाले तो बहुत सारे लोग चाहिए, बट मेरा जो इंडिविजुअल स्टंट है जैसे कि आर बेंडिंग, उसमें भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। सो इट इज ऑल अबाउट प्लानिंग। अब टीम बिल्डअप, तो टीम का सिलेक्शन करना पड़ता है। अगर 9 जन हम लोग एक ऊपर एक सो रहे हैं नील बैट्स के बीच में, तो इसमें बहुत सारा सिलेक्शन होता है, क्योंकि काफी इंजरीज आने के चांसेस है। बहुत सारा वजन एक साथ आने से आपका शूटअप हो जाता है, तो बहुत सारा को इसमें से स्टंट में ड्यूरिंग द प्रैक्टिस निकाल दिया जाता है, रिप्लेस करना पड़ता है किसी और के साथ। तो लॉट ऑफ प्लानिंग गोज इनटू एक्शन, लॉट ऑफ प्लानिंग। मतलब 4-5 मंथ्स पूरा आप इसमें घुस जाओ तभी हो पाता है।
दूसरा इसमें बहुत सारा इंजीनियरिंग टूल्स और लॉजिक्स यूज किए जाते हैं कि 9 जन को एक के ऊपर एक सुलाना। जो 9 लेयर्स का जो स्टंट था वो 14.5 फुट पे हाइट पे था, तो 14.5 फीट हाइट पे अगर 6 लोग आदमी को उठा के ले जा रहे हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट है। वैसे एक आदमी होता है, पर लेके सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना, और वो स्टेप्स भी दे आर मूवेबल स्टेप, क्योंकि आपको ड्यूरिंग द स्टंट निकाल देना है स्टेप्स, तो फिक्स नहीं है, तो वो हिलते भी हैं। तो बहुत सारा इंजीनियरिंग लॉजिक इसमें लगाना पड़ता है। जो भी इंजीनियर हमने हमारे साथ हैं उनकी हेल्प हमें लेनी पड़ती है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से प्लानिंग करना पड़ता है और स्टंट उसके हिसाब से प्लान होता है। हर एक चीज का स्पेसिफिकेशन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड देती है कि आपके नेल्स कैसे होने चाहिए, लेंथ क्या होनी चाहिए, आपके जो बॉर्ड्स आ रहे हैं वो बॉर्ड्स का वजन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एवरीथिंग। अगर आयरन बार है तो आयरन बार की लेंथ क्या होनी चाहिए, उसका वजन क्या होना चाहिए, कितने mm का होना चाहिए। फिर वो कोल्ड रोल्ड है या हॉट रोल्ड है, उसमें डिफरेंस आता है। हॉट रोल्ड इज इजी टू बेंड बेसिकली। वैसे बहुत सारे लोग हॉट रोल्ड भी बेंड नहीं कर सकते, बट ये जो स्टंट है वो कोल्ड रोल्ड है। तो ये सब इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट के साथ हमको पहले भेजना पड़ता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को लंदन, अप्रूव करते हैं, फिर ये सब स्टंट होते हैं। एंड यस, जहां तक प्रिपरेशन का सवाल है, डायट्स और ट्रेनिंग के पहले इमोशनल क्वेश्चन को ट्रेन करना बहुत जरूरी है, खास करके टीममेट्स और उनके फैमिलीज को पहले। जैसे कि ऑन अ वेरी लाइटर नोट अगर बोलूं, तो बहुत सारे जो मेरे टीममेट्स हैं उनके घर में तो मैं विलन हूँ। उनके उनके बच्चों को या उनके पति को या उनके भाई को मैंने नेल्स पे सुला दिया तो मैं वहां पे विलन बन चुका हूँ। तो वो सबके साथ उनको समझाना, उनको समझना, कोई भी टीममेट को इंजरी ना आए इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ऑफ कोर्स माय फैमिलीज इमोशनल क्वोशंट कम्स इनटू पिक्चर। वो लोग ऑलवेज फिकर करते हैं, मैं कितने भी स्टंट कर लूं पर मेरे स्टंट के मेरे तो वो मेरे से ज्यादा वो लोग टेंस होते हैं। इट गोज विद एवरीवन। सब भी जितने भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मैंने किए हैं, मेरे टीम और मेरे फैमिली और उनके टीममेट्स और उनकी फैमिली हमसे ज्यादा टेंस होते हैं। एंड आई कैन कनेक्ट विद ऑडियंस आल्सो। जो ऑडियंस बैठते हैं वो भी ज्यादा टेंस हो जाते हैं, वो लोग रोते भी हैं बहुत बार। Then comes the preparation about physical aspects. So martial arts में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं कंडीशनिंग, जो आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि आप बहुत बार पंचेस खाते हैं स्टमक पे या लेग्स पे किक्स खाते हैं, वो कंडीशनिंग का पार्ट है। कंडीशनिंग करके हमारे बॉडी को, हमारे स्किन को मैसेज देते हैं कि आपको इतना लोड, इतना प्रेशर, इतना मार खाना ही है। तो योर ब्रेन गेट्स अ सिग्नल कि हाँ अभी you can take this load, take this pain। और धीरे धीरे हम कंडीशनिंग बढ़ाते जाते हैं, धीरे धीरे हम लोड बढ़ाते जाते हैं। तो that is all about physical aspect and physical training. The most important thing is nutrition. If you ask me about my nutrition, मेरा nutrition is 365 days same. मेरा always nutrition balance रहा है। मेरे हर मील में बैलेंस मैक्रोज, मतलब हाई प्रोटीन, हाई फैट और थोड़ा कार्ब्स रहता ही रहता है। सो आई एम नॉट अ बॉडी बिल्डर, so मुझे इतना लीन होने की जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऑल्सो आई टेक अटमोस्ट केयर कि मुझे कोई इंजरी ना आए। सो आई डोंट गो वेरी हैवी इन लिफ्टिंग, लाइक हेवी स्क्वाट्स, हेवी डेडलिफ्ट्स, हेवी बेंचिंग में नहीं करता हूँ। तो आई अटमोस्ट टेक केयर कि आई ओनली ट्रेन दैट पर्टिकुलर मसल, आई डोंट इंजर दैट बोन फ्रेम। तो उसका ध्यान रखता हूँ। मेरी टीम का न्यूट्रिशन में पूरा ध्यान में रखता हूँ जब भी हम ट्रेनिंग चालू करते हैं तब से। सो मेनी ऑफ देम आई थिंक उनका वेट रिडक्शन जरूरी होता है, बहुत फिट जाए, क्योंकि बहुत सारों की बेली कभी बड़ी होती है। तो अगर बड़ी बेली हो तो वो बैलेंसिंग नहीं हो पाता नेल बेज रखने से। फिट करो, उनको ट्रेनिंग कराओ। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंगली इज द ऑक्सीजन फ्लो। तो फेरिटिन कंटेंट बहुत ध्यान में रखना पड़ता है ऑक्सीजन कंटेंट्स के लिए, बढ़ाने के लिए। सो दैट इज व्हाट आई टेक केयर के इतना प्रेशर आने पे ऑक्सीजन फ्लो हमको चाहिए ही चाहिए। वी टेक केयर ज्यादा सोडियम ना ले,
ड्यूरिंग दोस वीक्स। तो ये सब ट्रेनिंग और प्लानिंग में पूरा आता है सर। So it's all about and most important is अब कोई भी रिकॉर्ड करो या स्टंट करो, प्रिपरेशन, वर्कआउट, प्रैक्टिस सब ठीक है, पर अगर आप उसमें मजा नहीं करोगे, आपको मजा नहीं करोगे उसमें, तो कभी you will never be successful। और सक्सेसफुल हो भी जाओगे तो फायदा क्या? So you have to enjoy those moments। So that is what we do। Super. Now just tell us for your future plans of setting any records. आगे और कुछ प्लान हो सकता है, आपकी कुछ सीक्रेटली तैयारी चल रही हो, but if you don't mind then please share with us your future plans for setting new records or either bettering your own records. नहीं, why would I mind? But to be very frank, I never plan in advance कि 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद कौन सा स्टंट करूंगा या कौन सा रिकॉर्ड करूंगा। I never plan। बस मैं दौड़ता और चलता रहता हूँ, जो भी चीज मुझे अच्छी लगती है उसके तरफ। And I keep on training consistently and I keep on practicing many stunts। और बहुत सारे स्टंट्स को मैं स्टडी करता रहता हूँ, उसमें प्रैक्टिस करता रहता हूँ। जब मुझे लगे कि हाँ अभी मैं तैयार हूँ, I just do it। तो it is all about the instinct। मुझे लगता है कि हाँ ये ऐसा है, तो मैं उस पे फिर जी जान से लग जाता हूँ। That is what I do। तो no plans as such, बहुत सारे plans है, but कैसे कब I can't tell you as of now, क्योंकि मुझे ही पता नहीं है, because I never plan। Fine। To be very frank। You also train in Kobudo, which I believe is something related with weapons। तो ये weapons में अगर कोई एक आम आदमी या ordinary आदमी या लड़की लड़का अगर ट्रेन लेना चाहे, तो which according to you will be the best weapon in which a person can get rid easily and effectively? Yeah, basically Kobudo and Kenjutsu। We train myself also। I train into Kenjutsu and Kobudo, and I also teach Kobudo and Kenjutsu। Kenjutsu का मतलब होता है जो स्वॉर्ड फाइटिंग स्किल्स बोली जाती है, जो कताना, जिसको ज्यादातर लोग समुराई स्वॉर्ड बोलते हैं। So it is not samurai sword, it is katana। समुराई क्लैन के लोग वो कताना यूज करते थे, तो उसके ऊपर से उसका नाम हो गया समुराई। बेसिकली समुराई स्वॉर्ड नहीं, वो कताना होती है। एंड कोबुडो इज ऑल अबाउट डिफरेंट मार्शल आर्ट वेपन्स। उसमें करीबन 20-21 टाइप के अलग अलग वेपन्स है। एक लाठी भी उसमें एक वेपन मानी जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट दोज पर्टिकुलर वेपन्स। हाँ, एनी वेपन which can defend you, yourself, your family and your friends on street is a good weapon। So वैसा नहीं मैं बोलूंगा कि हाँ मेरे लिए ये वेपन बहुत अच्छा है या ये बुरा है, मैं यूज नहीं कर सकता। कोई भी वेपन जो मुझे स्ट्रीट फाइट में या मेरी ऐसी कोई भी काम में मुझे काम आ जाए, या मैं अपना बचाव सकूं या किसी और की जान बचा सकूं, वो वेपन मेरे लिए अच्छा है। और वेपन ट्रेनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिमाग में रखनी है वो ऐसा है कि अगर आप वेपन को समझ के ट्रेनिंग करोगे, तो वो वेपन कभी भी आप अच्छा नहीं हो सकता। इट हैज टू बी अ सिंक बिटवीन द वेपन एंड योर बॉडी। वो वेपन आपका एक बॉडी का पार्ट हो जाना चाहिए। इस तरह से ट्रेनिंग करो, तभी आप वो उसको अच्छा तरह चला पाओगे और यूज कर पाओगे। सो इट इज अ सिंक। तो कभी भी कोई केंजुत्सु ट्रेनिंग है तो बाकी कोई आर्ट उसमें मिक्स नहीं करता है। So they only train in केंजुत्सु कि वो वेपन इतना उनको यूज टू हो जाए कि वो उनके शरीर की तरह काम लग करे फिर। So that is how it's called weapon training। आपका करंट स्पोर्ट्स सिनेरियो इन इंडिया, इसके बारे में क्या ओपिनियन है वो बताइए। एंड लगे हाथ वैसे ही अगर आपके कोई सुझाव है, सजेशंस है where we can improve in the sports department। I understand कि स्पोर्ट्स में हम अभी काफी तरक्की कर रहे हैं, बट स्टिल अगर वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स देखें तो हम काफी पीछे हैं। तो आगे बढ़ने के लिए मतलब करंटली आपका ओपिनियन क्या है, और
आगे बढ़ने के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? Yes. Now, first is I travel a lot across the country to spread kudo. हम लोग travel करते हैं, गांव-गांव में भी जाते हैं. We go till अंडमान निकोबार, and और मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जिनमें अद्भुत पोटेंशियल होता है. और कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं इनको कैसे सिखा सकता हूँ. ये तो ऑलरेडी दे आर प्रो, उनको बहुत कुछ नेचुरल आता है. तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि इंडिया ऐसी एक कंट्री है जिसमें स्पोर्ट्स में हम पीछे कभी भी रह सकते हैं. वी हैव एन नंबर ऑफ पोटेंशियल. इतना पोटेंशियल है कि द पॉपुलेशन इज आवर स्ट्रेंथ. हम सिर्फ पॉपुलेशन को छांट के अगर अच्छे स्पोर्ट्समैन निकाल दें तो हम कोई भी स्पोर्ट में कॉम्पिटिशन रह ही नहीं सकते. पॉसिबल नहीं है. हाँ, जो प्रॉब्लम है वो ट्रेनिंग का है, वो सिस्टम का है थोड़ा बहुत, बट वो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट इसमें ऑलरेडी आ चुका है. हमने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट अभी देखे हैं. मेडलिस्ट हमने देखे, हमने चैंपियन देखे हैं. सो वी आर मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस नाउ. प्रॉब्लम ये है, जो मैं सजेशन, बहुत छोटा आदमी हूं मैं सजेशन देने के लिए इसके बारे में, बट जो बेसिकली वो चालू होता है स्कूलिंग से. स्कूल्स में स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस नहीं है. और XYZ स्कूल है जिसका एक प्रिंसिपल बहुत एंथू है स्पोर्ट्स के लिए. तो वो जब तक है तब तक उन्होंने स्पोर्ट्स के बहुत कुछ किया, मतलब प्रमोट किया सब. अभी जब दूसरा प्रिंसिपल है वो एकेडमिक्स में बहुत एक्सपर्ट है, वो उनका फोकस सिर्फ एकेडमिक्स में है, तो स्पोर्ट्स का लेवल वहां पे डाउन हो जाता है. ये नहीं होना चाहिए. सो जो मैं बोलता हूँ कि अपना डाइट हो या न्यूट्रिशन हो या ट्रेनिंग हो, एवरीथिंग इज अबाउट कंसिस्टेंसी. रेगुलरली एक ही चीज करते तो तभी आप चैंपियंस बन पाओगे. तो स्पोर्ट्स का लेवल स्कूलिंग में इंपॉर्टेंस स्कूल लेवल से बढ़ना चाहिए. और तभी हम ये स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स को ज्यादातर वो भी इम्पोर्टेंस में देख रहे हैं. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्कूल गेम्स को इम्पोर्टेंस दे रही है अभी. बट जो स्कूल बेसिक ग्राउंड लेवल है थोड़ा इम्पोर्टेंस कम है. अगर कोई बच्चा, मैं ये बोलूं कि स्पोर्ट्स में अच्छा है और पढ़ाई में थोड़ा भी कम है, तो प्लीज उनको एनकरेज करो, स्पेशली टीचर्स. उनको मत करो कि स्पोर्ट्स खेलते रहते हैं इसलिए मार्क्स कम आए. आप ये बोलो कि स्पोर्ट्स खेल रहा है, स्कूल को आगे लेकर इसलिए मार्क्स कम आ रहे हैं. अंडरस्टैंड दैट आल्सो. तो जो 3 इडियट्स मूवी है, वो सब हर बच्चा हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है. बहुत सारे बच्चे फिजिकली एडवांस्ड है नेचुरली, तो उनको सिलेक्ट करके हमको स्पोर्ट्स खिलानी है. तो वो एक सजेशन है. दूसरा, पेरेंट्स अभी ज्यादा एडवांस, ज्यादा अवेयर हो चुके हैं स्पोर्ट्स के बारे में. प्रॉब्लम ये है कि सब पेरेंट्स को अभी अपने बच्चों को सब स्पोर्ट खिलानी है. ये प्रॉब्लम है. अभी उनको बैडमिंटन भी खिलाना है, उनको स्केटिंग भी कराना है, उनको मार्शल आर्ट्स भी कराना है, उनको डांस भी कराना है. ये प्रॉब्लम है. सो प्लीज अपने बच्चों से एक्सपेरिमेंट मत कराओ. आप ये सब सिखाओ 3 महीना 6 महीना, और बात करो अपने बच्चों के साथ कि किस में उनका रुचि लग रही है, किस उनको मजा आ रहा है, एंड जस्ट पुश देम इनटू दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट. वापस बोलूंगा, जो स्पोर्ट सिखा पाएगी बच्चे को लाइफ टाइम लेसन्स, वो एकेडमिक्स नहीं सिखा पाएगा. सो इट्स ऑल अबाउट स्पोर्ट. अगर मैं एजुकेशनल, मेरे एकेडमिक्स और बैंक छोड़ के ये पूरे लाइफ सिस्टम में आया हूँ, तो कुछ रीजन है. So that is what I just wanted to relay पेरेंट्स को और स्कूल टीचर्स को, कि बहुत सारे लेसन स्पोर्ट्स बहुत अच्छी तरह की है और उसमें बच्चे आगे बढ़ सकते हैं. बहुत सारे, मतलब जो इमोशनल इम्बैलेंस अभी हम देख रहे हैं में, जो डिप्रेशन में जाते हैं, अगर स्पोर्ट अच्छा होगा बच्चा तो उसको डिप्रेशन कभी नहीं आएगा. That is what I wanted to say. और दूसरा, जो अथॉरिटीज अभी भी काम कर रही है जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए. बट एक छोटा सा सजेशन है धनंजय सर, आप अगर ये बात अगर सब स्पोर्ट्स अथॉरिटीज को पहुंचा दो तो बहुत अच्छा काम होगा. दैट इज कि फॉर एग्जांपल वॉलीबॉल एसोसिएशन है एग्जांपल, तो उनकी जो अथॉरिटी वो वॉलीबॉल की ही होनी चाहिए, वो वॉलीबॉल प्लेयर्स होने चाहिए.
Correct. So that is why ये स्पोर्ट पीछे जा रहा है. अगर मैं तो हमारे एसोसिएशन में जो अथॉरिटीज है वो सब ब्लैक है. कोई पॉलिटिशियन या कोई फिल्म स्टार ऐसा नहीं है. They are all black belts in Kudo. That is why we are very, very successful in bringing Kudo up to that particular level. अगर जिम्नास्टिक्स फेडरेशन है तो जिम्नास्टिक्स में सब अथॉरिटीज जो है वो सब जिम्नास्टिक्स खेले हुए ही होने चाहिए. और मैं बोलता हूं अगर कोई रिटायर हो चुका है और आउट ऑफ प्रैक्टिस है तभी भी उनको अथॉरिटी में नहीं रखना चाहिए. उनको एग्जिस्टिंग प्लेयर अथॉरिटीज, यंग अथॉरिटीज होनी चाहिए और तभी वो स्पोर्ट आगे बढ़ेगा. आई थिंक दैट्स इट. और ये बात आप सर पहुंचा सकते हो. Right. Sure. Thanks for that. दूसरा बात, आई एम श्योर यू योरसेल्फ आर अ मोटिवेशन फॉर अ नंबर ऑफ पीपल. खास करके आज आपके वीडियो देखने के बाद कई सारे लोग मोटिवेट हो जाएंगे. स्टंट के लिए नहीं तो कम से कम फिजिकल फिटनेस, मार्शल आर्ट्स, इसके लिए. मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ से मोटिवेशन लेते हो? आपकी मोटिवेशन क्या है और आपके आइडल कौन है? ओके सर, जो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि हमको ये आइडलाइजिंग करना कम करना चाहिए. हमको अपने आप, हम अगर बैठ के सोचें तो दिन में कितने घंटे हम अपने आप से बात करते हैं. और ये ज्यादातर होता है, सबसे ज्यादा हम फैमिली या फ्रेंड या किसी और से बात करने से ज्यादा हम अपने आप से बात करते हैं. तो इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है. और इसको तो अपने आप से आप बात कर रहे हो तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती. आपको किसी और से मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है. आप खुद ही अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो. अगर मैं किसी बच्चे को बोलूं कि हाँ तू अच्छी किक मार, अच्छा स्ट्रेचिंग, पर अगर वो बच्चा पंच में अच्छा है, मुझे नहीं पता है, बच्चे को ही पता है, तो मोटिवेट गलत दे रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ. तो सिर्फ मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ मेरी लाइफ में, और मुझे पता है कि मेरी सोच क्या है. मुझे कोई और मोटिवेट कैसे कर सकेगा. सो अ सिंपल मैसेज टू एवरीवन, प्लीज, हाँ आप सीखो सबसे. आप सबसे अच्छी बुरी बात सीखो, बुरी बात निकालो, अच्छी बात रखो. आइडिया, ये मोटिवेशन, जो मोटिवेशन स्पीकर का टैग सब लगा देते हैं ना, वो गलत है सर. हमको अपने आप से बात चाहिए. हमसे ये सब जो हम सीखा है हमने सबसे अलग अलग, उसको इकट्ठा करना चाहिए. और दैट इज आवर मोटिवेशन. एंड वो जो भी सीखा है वो अपने गोल की तरफ जाना चाहिए. सो हमारा जो एक गोल है, वो गोल अगर फोकस्ड अप्रोच हम रखें तो आई थिंक वी डोंट नीड मोटिवेटर और अ काउंसलर. हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं और अब उसी से सीख सकते हैं. That is what I do. To be very frank, I don't idolize anyone as such. हाँ मुझे ऐसा ही बनना है, बट ऐसे बहुत सारे मोटिवेटिंग फैक्टर्स और मोटिवेटिंग पर्सनालिटीज है मेरी लाइफ में जिनसे मैं सब कुछ सीखता रहता हूँ. And to be frank, to be very honest, one of the motivational factors is you, sir. आपसे बहुत कुछ मैं सीख रहा हूँ. आपसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ कि आप में जो सेल्फलेसनेस है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप में जो भी नॉलेज है 100% नॉलेज देते हो, वो मैं सीखता हूँ आपसे. दैट इज व्हाट आई डू. सो दैट इज हाउ आई एम सर. मैं ये सब सीखता रहता हूँ एंड आई जस्ट गो अहेड एंड स्प्रेड इट. इट इज नॉट दैट वन पर्सन आई, नॉट पॉसिबल. ऐसा हो ही नहीं सकता है. ऐसा है. Right. Thank you for your kind words. अभी दूसरी बात मुझे ये पूछनी है. You are also involved in teaching, training your kids, own kids. So, जी. two things. One is what legacy you would like to pass to your kids, number one. And number two, just you mentioned in passing कि अभी आपने थोड़ा उसका mention किया था regarding parents. So, what message, as far as teaching a child is concerned, you would like to give to the parents? Parents के लिए आप क्या message दो? ओके
See, as far as my kids are concerned, जो मैसेज और ट्रेनिंग एडेप्टेशन उनको मैं देना चाहता हूँ वो है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए हेल्थ एंड फैमिली, जो अभी के बच्चों में नहीं है. okay? उसमें ज्यादातर फॉल्ट्स पेरेंट्स का भी आता है, उसमें मैं आऊंगा, बट ज्यादातर जो लेगेसी में देना चाहता हूँ वो है मेरे बच्चों में है, वो है प्रायोरिटाइज हेल्थ एंड फैमिली फर्स्ट, उसके पहले और कुछ. बहुत सारे ये कोविड सिचुएशन में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इकोनॉमी इज गोइंग डाउन और हमारी पूरी इकोनॉमी ड्रॉप हो रही है, हमारे असेट्स खराब हो रहे हैं. मैं बोलता हूँ मैं तो आई एम क्रिएटिंग असेट राइट नाउ, आई एम बिल्डिंग अप माय असेट. मेरे दोनों बच्चों को, मेरे दोनों बेटों को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ. आई एम बिल्डिंग दैट असेट एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. तो जो सिचुएशन है उसको हम कुछ कर नहीं सकते, बस अपने हाथ में जो है उसको तो हम कर सकते हैं. So I have taken this utmost time with my kids, with my family to train them. I train my wife also right now in martial arts. I'm building assets. That is what I am happy into. मैं ये नहीं बोलता हूँ कि prioritize health and family first और पैसा important नहीं है. मैं ये नहीं बोलता, पैसा important है, पर अगर आप पैशनेट हो कुछ करें, अगर आपको कोई चीज मजा आता है करने में तो ऑटोमेटिकली मनी विल फॉलो. देयर इज नो क्वेश्चंस अबाउट इट. जहां तक पेरेंट्स का सवाल आया, सो पेरेंट्स के जो मैसेज आपने देने को बोला है, सो इट इज, हम लोग टीवीज, हम लोग गाड़ी, हम लोग मोबाइल्स अलग अलग नई नई टेक्नोलॉजी के लेते हैं. हम लोग कभी भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं है. हम लोग ने कभी वापस नोकिया 6066 जो था वो वापस नहीं ले रहे हैं. हम लोग आगे नई टेक्नोलॉजी मांगते हैं हमेशा. तो अपने बच्चे टेक्नोलॉजी वाले हैं, पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा. तो भगवान नए बच्चे भी जो पैदा कर रहा है वो नई टेक्नोलॉजी वाले ला रहा है, नई जनरेशन ला रहा है, नई थॉट प्रोसेस वाले ला रहा है. अगर पेरेंट्स सोचेंगे कि वो 25 साल 30 साल पहले के वैसे में चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं है. तो ये बच्चे अभी बहुत न्यू टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं, मैं ये बोलूंगा. और दिस जनरेशन इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड ऑनेस्ट. अगर इनको आप बोलोगे कि आप झूठ बोल दो, जैसे कि हम लोग करते थे कि हम बहुत बार झूठ बोला है, ट्रैफिक पुलिस को भी उल्लू बनाया है जब लाइसेंस नहीं था. अभी के बच्चे ऐसा नहीं करते हैं. अगर उनके पास लाइसेंस ना हो, अगर आप बोलो कि हाँ तू जाके लेके आ टू व्हीलर, तो नहीं जाएगा वो. ऑनेस्ट एंड दे आर वेरी प्रैक्टिकल. वो जानते हैं कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो पकड़ा ही जाने वाला हूँ. सो ये टेक्नोलॉजी के रेस में उनको पता है कि टेक्नोलॉजी इज वेरी ट्रांसपेरेंट, एवरीथिंग विल बी ओपनड अप. सो दैट इज हाउ दे बिहेव आल्सो. तो इट्स समथिंग लाइक दैट. जैसे कि हम बहुत सारे अभी नई नई जिसकी शादी होती है, तो मैंने बहुत सारे इंस्टेंस सुने हैं कि बाप बेटे को बोलता है कि हाँ अभी मैं इतना कमा रहा हूँ, मेरी इतनी अच्छी नौकरी है, बोल देना अभी. तो बेटा नहीं बोलेगा. वो बोलेगा कि नहीं, मेरी जो नौकरी है मैं वही बोलूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलने वाला हूँ, मैं पकड़ा जाऊंगा आगे जाके. और वो रिलेशनशिप का कोई काम नहीं है. So this generation is very very honest, very very practical, but the parents should understand it. उनको समझना चाहिए. They should be able to adapt things. उनको accept ही करना चाहिए. And then उनके हिसाब से फिर आगे डिसीजंस लो. अगर वो होल्ड ऑन करके रखेंगे कि नहीं बेटे को या बेटी को यही करना है, तो वो गलत है. मैं वापस कोट करूंगा 3 इडियट्स मूवी का कि अगर कोई डॉक्टर है पेरेंट और उनके बच्चे को डॉक्टर ही होना जरूरी तो नहीं है, ये गलत है. सो आई थिंक पेरेंट्स थोड़े अंडरस्टैंडिंग भी हो रहे हैं. बहुत सारा चेंजेस पेरेंट की बिहेवियर में भी आ रहा है. So it is on a good track, but of course parents need to understand. उनको एक important चीज जो पेरेंट्स को करनी है वो अभी जनरेशन में है, जो टाइम नहीं दे रहे हैं बच्चों को. जैसे कि पुराने जमाने में होता था, या जब जो मैं बड़ा हुआ हूँ, तो we used to have meals on one dining table, lunch, breakfast, dinner हम साथ में करते थे. No mobiles, no TVs. अभी ऐसा नहीं होता है. एंड दैट इज व्हाई ये प्रॉब्लम है, कनेक्शन टूट जाता है.
माँ बाप और बच्चे बात नहीं करते हैं, वो अपने मोबाइल पे रहते हैं या टीवी सेट्स देखते रहते हैं, दैट इज रॉन्ग। और साथ में खाना मतलब साथ में शेयर करना चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी के जनरेशन के ज्यादातर बच्चे फिजिकल डिसेबिलिटीज भी है उनको, इमोशनल प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, बिकॉज के दे डोंट शेयर थिंग्स, के साथ कोई बात करने वाला होता नहीं है, या वो नहीं समझते कि मेरी बात कोई समझ पाएगा। दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। अगर बच्चा ये मानता है कि मेरी बात समझने वाले माँ बाप नहीं है, तो इससे बुरी चीज कोई नहीं हो सकती। सो पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए बच्चों को, और उनको, और दूसरी भी एक प्रॉब्लम है कि अभी के जनरेशन जो अभी रिसेंट छोटे बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनको सब कुछ दे देते हैं, ऑल फैसिलिटीज, उनको मतलब पूरा टाइम एसी, पूरा टाइम शोफर ड्रिवन कार्स, ये सब देते हैं। मैं बोलता हूँ बच्चों को प्यार करना चाहिए, बट देयर हैज टू बी टफ लव। तो सब कुछ वो स्पून फिटिंग नहीं, उनको थोड़ा स्लॉक करने दो, उनको थोड़ा मेहनत करने दो, then only they will respect what they want and what they earn in life. नहीं तो respect नहीं होगी लाइफ किसी भी चीज की। So these are the short messages I want to relay, sir. Good. Now, in the current scenario, अभी जो because of lockdown, almost every profession, every industry has suffered. There are major economical setbacks. ये माहौल में आप सारे फिटनेस प्रोफेशनल्स को, not only martial artists but fitness trainers, sportsmen, athletes, people who are running health clubs or gymnasium, इनको आप क्या बताना चाहोगे in the current scenario? सर फर्स्ट जो मैं खुद प्रैक्टिस करता, मैं वही बोलूंगा, आई बिलीव इन माई सेल्फ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबको करना चाहिए। मैंने बहुत बार अभी रिसेंटली हम सब ने जितने भी आई थिंक मेजोरिटी फिटनेस प्रोफेशनल्स ये वेबिनार में है आज, तो सबने वीडियोस देखे होंगे। वो लोग हाथ बोल रहे हैं कि प्लीज सपोर्ट आवर ट्रेनर्स। आप लोगों को प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है, हम ट्रेनर्स ही हैं जो क्लाइंट्स और डॉक्टर्स के बीच में खड़े हैं। हमको प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी ट्रेनिंग पे, अपने नॉलेज पे भरोसा रखो, ऑटोमेटिकली सब ठीक होगा। सो बहुत बड़ा फैक्टर है में और प्रिवेंशन में। हम लोग प्रिवेंशन पे फोकस करते हैं, क्योरिंग डॉक्टर करता है। कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको ब्लड प्रेशर होगा आगे जाके, तो अभी न्यूट्रिशन पे इतना ध्यान दो, इतनी एक्सरसाइज करो। कब बोलेगा कि जब होगा तब मेरे साथ आ जाना, मैं दवाई दे दूंगा। बट हम लोग उल्टा करते हैं, और वही अच्छी बात है। सो बस अपने आप पे भरोसा रखो, एंड जस्ट बी वेरी वेरी राइट। आप जो भी नॉलेज दो अपने क्लाइंट्स को, वो अच्छी नॉलेज दो, सच्ची नॉलेज दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट का रिस्पेक्ट अर्न करो, और दूसरा एक दूसरे ट्रेनर्स को देख के फॉलो मत करो, इंडिविजुअलिटी। और जो भी नॉलेज सेशंस आपको मिल रहे हैं, इन्वेस्ट इन नॉलेज। आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आप धंधे में इन्वेस्टमेंट करते हो, एनी नॉलेज, एनी बिजनेस। तो ये तो आपका खुद का बिजनेस है। ये भी ऐसा समझो कि आपका खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और उसमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप ओनली एक ही ट्रेनर हो, आप अपने आप सिर्फ, और कोई ट्रेनर नहीं है। तो आपको नॉलेज को इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। यू विल हैव टू स्पेंड मनी गेटिंग नॉलेज। अब ऐसा समझो कि मैं YouTube से ये सीखा, मैंने आज ये पढ़ लिया, तो ऐसे नॉलेज नहीं मिल सकती। यू हैव टू अप्रोच द राइट टीचर्स टू नॉलेज। जैसे कि धनंजय सर अभी नॉलेज दे रहे हैं, फ्री में वेबिनार्स भी कर रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज करा रहे हैं। सो देयर आर n नंबर ऑफ कोर्सेज जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, and there are n number of institutes who can train you well into getting you to a good coach. तो उस पे फोकस करो। अभी आपको काम शायद कम है, तो फोकस ऑन गेटिंग नॉलेज। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। तो मैं
जैसे कि धनंजय सर को वेरी फ्रीक्वेंटली मैं क्वेश्चंस पूछते रहता हूँ, कुछ ना कुछ मुझे डाउट हो। मेरा एक और फ्रेंड है जो भी बहुत अच्छा नॉलेज रखता है फिटनेस न्यूट्रिशन ट्रेनिंग, आप सर जानते हो, कैवान पंथ की। मैं उसे बहुत बार परेशान करता हूँ क्वेश्चंस पूछ के। सो आई जस्ट गो ऑन, आई जस्ट आस्क क्वेश्चंस एंड दैट इज हाउ आई बिल्ड अप माय नॉलेज, और वो सेम नॉलेज में शेयर करता हूँ मेरे क्लाइंट्स के साथ। अगर एंड बेस्ट थिंग इज, आप लोगों को खुशी होनी चाहिए अगर आपके क्लाइंट को फायदा हुआ। अगर आपके क्लाइंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आया, आपने उसकी प्रेशर की जो भी दवाई है वो छुड़ा दी, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। अगर आपका क्लाइंट ओबेसिटी से एकदम फिट हो गया, उसको अच्छे कपड़े आ रहे हैं, ही इज वेरी हेल्दी इंटरनली नाउ, तो उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। भले आपको क्लाइंट क्रेडिट दे या ना दे, उस पर फोकस मत करो, बट यू बी हैप्पी विथ योरसेल्फ कि हाँ मैंने अच्छा काम किया, ये सबसे बड़ी बात है। राइट, सो यू डोंट नीड टू कन्विंस एनीवन कि भाई आई एम अ गुड ट्रेनर। नो, यू डोंट नीड टू। आप अपना करो और हैप्पीली करो, दैट इज व्हाट विल गिव यू मोर एंड मोर वर्क। और अपने पास बहुत काम है। टू बी वेरी, जब मैंने एथलेटिक का फिटनेस मैंने सूरत में चालू किया, तो मैंने खर्चा करके बहुत बड़ा एक सर्वे किया था कि आउट ऑफ सूरत पॉपुलेशन कितने लोग फिट हैं, एंड फिटनेस इंक्लूड्स जिमिंग, cricket academies, badminton, table, all sports put together. I was shocked. The total percentage was 7.8% out of total Surat, and only gym was 2.9%. तो अपने पास तो 97% और पॉपुलेशन बाकी है जिसको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं, एंड दे विल हैव टू डू इट। सो यूनिवर्स इज वेरी बिग। हमको खींचतान करने की, कंपटीशन रखने की या कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखो, पर नॉलेज में रखो। पर ये करने की कोई जरूरत नहीं। इट हैज टू बी वेरी वेरी हेल्दी कंपटीशन, और सबको बहुत काम मिल सकता है अगर फोकस करो। दैट इज व्हाट माय मैसेज टू आवर फिटनेस प्रोफेशनल्स, सर। So I think I'll conclude this interview today. First of all, big thanks to Vishpi sir for sharing everything with us. और दूसरी बात मैं सारे ऑडियंस से कहना चाहूंगा, इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होने के बावजूद, अच्छी खासी बैंक की करियर सामने होने के बावजूद, इन्होंने सारा छोड़ के फिटनेस में फुल टाइम आ गए। दिस कैन बी इटसेल्फ अ वेरी मोटिवेटिंग पार्ट। ये लोग जो कहते हैं कि बाकी अभी पैसा तो उनको डेफिनेटली वहां पे भी अच्छा मिलता होगा, मगर उन्होंने जो कहा हैप्पीनेस, यू शुड बी हैप्पी इन व्हाट यू आर डूइंग, आई थिंक दैट इज, आई कैन रिलेट विद दैट मच बेटर, क्योंकि मैं भी मेडिकल फील्ड छोड़ के ये फील्ड में आ गया हूँ। एंड आई कैन टेल यू दैट आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद दिस, एंड स्पेशली व्हेन आई मीट पीपल लाइक Vishpi, आई फील माय डिसीजन वाज क्वाइट राइट। दूसरी बात, ही इज आल्सो वेरी सक्सेसफुल फैमिली पर्सन। He is happily married. He has got two very smart kids, which मुझे लगता है जो हिंदी में कहावत है बाप से बेटे सवाई, ये इनके बारे में सच होने वाली है, क्योंकि अभी बचपन से इनकी जो ट्रेनिंग चल रही है, मेरे ख्याल से ये बच्चे भी बाप के रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी फैमिली मैन, ये फैमिली संभाल रहे हैं। सेकेंडली, ही इज ट्रेनिंग पीपल, ही इज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ हिज ओन फिटनेस। तो फिटनेस एज अ करियर कितना आपको रिवार्डिंग हो सकता है, ये इनके जिंदा एग्जाम्पल्स है। इनको आज बुलाने के पीछे मेरा वही मकसद था कि सारे हमारे स्टूडेंट्स आज जो काफी सारे लोग, जैसा मैंने कहा, नेगेटिविटी में है, थोड़े डिप्रेशन में है क्योंकि माहौल खराब है, बट व्हेन यू टॉक लाइक अ पर्सनालिटी लाइक Vishpi, यू रियली गेट दैट इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। और हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी क्या कर सकती है। तो हमेशा जो एग्जांपल देता हूँ, योर बॉडी कैन डू एनीथिंग। ये सामने हमारे एग्जांपल है, जैसे आप बॉडी बिल्डर्स को देखते हो, वेट लिफ्टर्स को देखते हो, पावर लिफ्टर देखते हो, वैसे आप ये भी देख लीजिए, बिकॉज यहाँ पे भी जो स्टंट्स उन्होंने किए हैं, वहां पे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल फोकस, प्रैक्टिस, रिलेंटलेस प्रैक्टिस, और सबसे बड़ी बात जो है फिजिकल फिटनेस, ये सारा हमें कहीं ना कहीं जोड़ता है। और इसीलिए मैंने आज सोचा कि इन्हें आज बुलाए और थोड़ी खुल के बात कराए। आपको भी कुछ सवाल होंगे शायद, तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट हिम ऑन फेसबुक और व्हाट्सएप। यू कैन आस्क हिज क्वेश्चंस, ही इज अ डेफिनेटली वेरी गुड काउंसलर, वेरी गुड टीचर, आई कैन वाउच फॉर दैट। और मार्शल आर्ट्स, बाकी चीजों के बारे में आपकी जो भी कोई क्वेश्चंस क्वेरीज हो, यू कैन डेफिनेटली गो एंड आस्क। ही इज फ्रॉम सूरत, एंड यू कैन, सूरत में आप पैर रख के कहीं भी पूछना Vishpi कहाँ रहते हैं,
आपको कोई भी घर पे छोड़ देंगे, इतने वो काफी फेमस है. So you don't need to have his address, but if you need his number and other details, I'll definitely provide. Once again, on behalf of my team, I thanks Mr. Rispi Karadi for being here, sharing his views, opinions, experiences with us, and I believe that he will keep motivating a number of people in future. Thank you, Rispi. Thanks a lot. थैंक यू सो मच सर. I've been learning a lot from you और आगे भी सीखता रहूंगा बस. And everyone stay healthy, stay fit. Thank you so much. Thank you. See you, sir.